गुफा के अंदर ससुराल। आज तो लगता है राम जी हमारे झोपड़ी में बाढ़ लाकर ही छोड़ेंगे। रात भर से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ये बारिश छूटे तब जाकर तो घर सूख पाएगा। माँ जी आप रहने दीजिए, कितनी देर से आप हमारे साथ पानी निकलवा रही हैं। थक गई होंगी, खाट पर बैठ जाइए, वहाँ पानी नहीं चढ़ेगा। बहुओं तुम दोनों भी तो आधी रात से पानी साफ करने में लगी हुई हो। और रेवा बहू तू तो पेट से है, ऐसी हालत में तुझको आराम करना चाहिए, लेकिन तुझे भी इस कच्चे मकान में हमारे साथ कष्ट काटना पड़ रहा है, तो मैं ऐसे कैसे आराम कर लूं? ऐसा कहते हुए बूढ़ी जमुना दोनों बहू रेवा सुनीता के साथ पानी को चौखट के बाहर निकालने लगती है। तभी बारिश और तेज की हो जाती है, जिसके चलते बारिश के पानी के साथ बहुत सारा कूड़ा कचरा काले काले पानी में अंदर आता है, जिससे प्रेग्नेंट रेवा नाक बंद कर लेती है। ये एकदम से गटर के जैसी गंदी बास कहाँ से आ रही है? जेठानी जी, मेरा जी खराब हो रहा है। तभी सुनीता चौखट के अंदर से आते हुए बारिश के पानी पर ध्यान देती है, जो कि तेजी से घुस रहा था। देवरानी जी, दुर्गंध तो आएगी ना। नाले का गंदा पानी बारिश के पानी में मिलकर हमारे घर में भर रहा है। पता नहीं ये बारिश हमसे क्या क्या जलवाएगी। अगर हमारे पतियों ने बरसात लगने से पहले चौखट थोड़ी ऊंची करवा ली होती ना, तो ये नौबत नहीं आती। सुनीता बहू, तू हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत किस लिए गा रही है? जब तू जानती है कि चौखट बनवाना अभी संभव नहीं है, तो एक ही बात को बार बार किस लिए दोहरा रही है? कविता अपनी भाभी के साथ पानी भरवा कर मैं बाहर से देखती हूँ। शायद से कोई पन्नी वगैरह नाली में चला गया, इसीलिए नाली जाम हो गया होगा। जी माँ ठीक है। कविता एक बाल्टी लेकर सुनीता के साथ साथ गंदा पानी बाहर निकलवाने लगती है। जानकी, संभाल कर पैर रखना। एक तो वैसे ही चौखट टूटी हुई है, ऊपर से बारिश के पानी में डूब गई है। ठीक है जी। जानकी अंदाजे से एक एक पैर पानी में डालती है और जैसे घर से बाहर आंगन में आती है तो दलदल जैसा हाल बना रखा होता है। वहीं पड़ोसन शारदा अपने पक्के मकान की बैल्कनी में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। आहा, ऐसी सुहानी बारिश में मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते हुए गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही अलग है। वरना मेरे गरीब पड़ोसियों का तो सारा वक्त बारिश में घर से पानी निकालने में ही गुजर जाता है। अपने घर के खराब गरीब हालातों पर घमंडी शारदा को ताना सुनाते देख जानकी बिना कोई जवाब दिए डंडे के सहारे नाले के निकासी के पास जमा हुए पॉलिथीन वगैरह को बाहर निकालने लगती है। सारा कचरा पन्नी तो बाहर कर दिया, फिर भी पानी कितना धीरे धीरे निकास हो रहा है। लगता है कोई पत्थर फंस गया है। जानकी जैसे डंडे से पत्थर को हटाने लगती, तभी पैर फिसल जाता है और वो पानी में पीठ के बल गिर जाती है। तभी ललित सुनील दोनों बारिश में भीगते हुए घर आते हैं। हे राम, ओह, लगता है कमर की हड्डी टूट गई। माँ तुम ठीक तो हो? माँ। अरे मैं ठीक हूँ, पहले इस नाले को देखो, जाम हो रहा है। ये पूरे आंगन घर में बाढ़ लग गई है बरसात से। भैया आप माँ को घर ले जाइए, मैं नाले को साफ करता हूँ। ललित नाली के निकासी के पास अटके हुए पत्थर और काई को हटाता है, जिसे देखते देखते कुछ देर में आंगन में इकट्ठा पानी नाले में चला जाता है और लगभग 1-2 घंटे में कविता सुनीता भी घर का पानी निकालती हैं। शुक्र है अब जाकर घर सूखा है। मम्मी अब तो घर भी सूख गया और बारिश भी छूट गई, हमको खाना बना कर दे दो, बहुत तेज की भूख लगी है। तुझे तो जब देखो भूख लगी रहती है, पूरा दिन बस खाना मांगता है, चैन की सांस तो लेने दे। सुनीता बहू, बच्चों ने रात का थोड़ा सा ही खा रखा है तो भूख तो लगेगी ना। दोपहर के 12 बजने को हैं। मैं समझ रही हूँ कि तुम दोनों रात भर सोई नहीं हो। ऐसा कर, तू केवल चूल्हा लीप कर दाल चावल चढ़ा दे, मैं देख लूंगी। माँ जी आंच जोड़ने के लिए लकड़ी होगी तब तो खाना बिठाएंगे। सोचा था सुबह जाकर ले आएंगे, पर बारिश ने आफत लगा दी। हम थोड़ी देर में जंगल से लकड़ी लाते हैं। बहू, रात भर इतना बरखा हुआ है। ऐसे में तुम्हें सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी? अगर तुम दोनों ने गर्मी में गोबर बीन कर उपले पाथ रखे होते तो बारिश में काम आते। फैक्ट्री में से हम थोड़ा लकड़ी का बुरादा लेकर आए हैं, देख लो अगर इससे बात बन जाए, कहीं बारिश में भीग न गया हो। रेवा बोरी के अंदर से लकड़ी का बुरादा निकालती है, जो कि बारिश में हल्के भीगे थे। बुरादा थोड़ा सीला सा है, लेकिन अभी के लिए बुरादा झोंक कर हम खाना पीना बना देते हैं, फिर दोपहर में जंगल से लकड़ी बीन कर ले आएंगे। थोड़ी देर में दोनों बहुएं मिलजुल कर दाल चावल पकाकर ससुराल वालों को परोस कर देती हैं। सबका खाना डाल दिया, आप सब लोग खा लीजिए।
सब खाना ही शुरू करते हैं तभी दोबारा से घटाएं गरजने लगती हैं, जिस पर ससुर रामदास। बहू, तुम दोनों अभी जाकर ही लकड़ी ले आओ, इससे पहले कि मौसम काला कर दे। जी ससुर जी। कविता, तुम सबकी थाली में घटा बड़ा देख लेना, ठीक है? छोटी भाभी मैं सबको खिला दूंगी, आप दोनों जाइए। थोड़ी देर में दोनों देवरानी जेठानी लकड़ी लेने जंगल में आ जाती हैं, जहाँ छोटे छोटे खोखले से गड्ढे जमीन के अंदर जा रहे थे। बारिश के चलते ये दूब घास भी पानी में डूब गई है, लेकिन बारिश के पानी में धुलकर पेड़ पत्ते घास एकदम हरे चमकदार से लग रहे हैं। और मौसम में भी कितनी ठंडक सी पड़ गई है, वरना गर्मी ने तो पिछले 2 महीने से घमस मचा के रखी थी। अरे कोयल की मीठी मीठी आवाज कहाँ से आ रही है? देवरानी जी वो देखो, आम की डाल पर बैठी तुम्हारी कोयल। रेवा जैसे ही आम के पेड़ को देखती है तो शाखाओं में सफेद सफेद से फूल लगे हुए थे। जेठानी जी देखिए, आम के पेड़ पर मोजरे आ गई तो। पहली बारिश की फुहार लगते ही आम की मोजरे लग जाती हैं, इसी में से कैरी निकलेगी। तभी पत्तों पर ठहरा पानी जैसे कोयल पर गिरता है, वो घोंसला छोड़कर पेड़ के खोखले टहनी के अंदर चली जाती है, जिसे देख रेवा दंग होती है। हम इंसानों से अच्छे जुगाड़ तो ये पंछी परिंदे कर लेते हैं। गर्मी में पेड़ों पर घोंसला लगाकर ठंडी ठंडी हवा खाते हैं और बरसाते लगते टहनी के खोखले हिस्से में बसावट कर लेते हैं। जैसे ही दोनों पेड़ से आगे बढ़ती हैं, रेवा का पैर एक दलदली सी जमीन पर पड़ता है, जो कि जमीन में जा रही गुफा जैसा था, जिसे देख दोनों डर सी जाती हैं। जेठानी जी, ये तो देखने में गुफा सा लग रहा है, कहीं इसमें शेर ने मान तो नहीं लगा रखा होगा। तभी जमीन के उस खोखले गड्ढे से एक मोटा सा चूहा बाहर निकल के चू चू करते हुए घने जंगल की ओर भाग जाता है। चूहा! देवरानी जी, ये कोई गुफा नहीं, चूहे का बिल था। तुमने तो मेरी सांस अटका दी थी। जेठानी जी, मैंने इतना बड़ा चूहे का बिल आज तक नहीं देखा था। देवरानी जी, वो चूहा नहीं घुस था, और घुस जमीन के अंदर ही गड्ढा लगाते हैं। यहाँ सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी, आज जंगल के थोड़ा अंदर चलते हैं। थोड़ी देर में दोनों जंगल के घने भाग में आ जाती हैं, जहां पूरी जमीन में पेड़ों की जड़ें फैली हुई थी और हर 2 कदम पर जमीन के अंदर गड्ढे जा रहे थे। वहीं जमीन में बड़ा सा गड्ढा करके एक नील गाय बैठी हुई ठंडक ले रही थी। गिलहरी पेड़ों पर उछल कूद कर रही थी। जंगल के उस घने हिस्से में इतना सन्नाटा था कि पेड़ों की झरझर हवा की आवाज को साफ सुना जा सकता था। जेठानी जी, कल से कितनी बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर बारिश की एक बूंद का भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये पेड़ इतने झमाट हैं। देख रही हो, एक दूसरे पेड़ पर के पत्तों ने जकड़ रखा है, ऊपर से इनके तने कितने मोटे से हैं। तभी दोनों एक कटफोड़वा को देखती हैं, जो कि तने में चोंच से गड्ढा कर रहा था और पूरे जंगल की जमीन सूखे पत्तों से ढकी हुई थी, जिसे देख दोनों खुश हो जाती हैं। यहाँ तो सूखे पत्तों की बौछार लगी हुई है, हमें 2-4 बोरी ज्यादा लेकर आना चाहिए था, फिर इसे भी ले चलते हैं तो कितने दिनों तक चूल्हा जलने का जुगाड़ हो जाता। हाँ, सही कहा। दोनों बिखरे हुए सूखे पत्तों को बटोरने लगती हैं। तभी जमीन के पतले से गड्ढे से सांप का बच्चा रेंगते हुए बाहर निकलता है, जिसे देख डर के मारे सुनीता के हलक से आवाज नहीं निकलती। सांप! रेवा, भागो यहाँ से! दोनों तेजी से भागते हुए जंगल से घर आ जाती हैं। क्या बात है बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों की सांस क्यों चढ़ी हुई है? सुनीता जानकी को पूरी बात बताती है, जिस पर दोनों को फटकार लगाती है। बहू, तुम दोनों को जोखिम मोल लेकर उस घने हिस्से में जाने की जरूरत ही क्या थी? बारिश का मौसम में सांप बिच्छू निकलते हैं। माँ जी, अगर लकड़ी लेकर नहीं आते तो खाना कैसे बनाते? काश कि हमने भी गैस का कनेक्शन ले रखा होता तो बारिश के मौसम में जंगल में नहीं भटकना पड़ता। बस थोड़े दिन का और इंतजार कर लीजिए, हमने अपने मालिक को पगार बढ़ाने के लिए बोल रखा है, जल्दी गैस का कनेक्शन कर लेंगे। बेटा, बाकी चीज तो बाद में करवाना, सबसे पहले मकान की मरम्मत करवाना सबसे जरूरी है। देखो, दीवार में दरार ही दरार आ गई है और छत भी एकदम हल्की हो गई है। किसी दिन तगड़ी बारिश हो गई तो कहीं मकान ढह ना जाए। पिताजी, घर के खर्चे से पैसे बच ही नहीं पा रहे हैं, किसी तरह थोड़े पैसे जोड़कर मिस्त्री लगवाकर सबसे पहले चौखट ऊंची कराएंगे और दीवार भी पक्की करवाएंगे। थोड़ी देर में बहुएं खाना बनाती हैं और सब रूखा सूखा खाकर चटाई बिछाकर जमीन पर सो जाते हैं। बेचारी गरीब ससुराल वाले बारिश के मौसम में बड़ी मुश्किल में टाइम काट रहे थे। तभी एक दोपहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें टिपटिपा रही होती हैं। दोनों बहू रसोई में खाना बनाने में जुटी थी। तभी एकदम से रसोई की लगी दीवार, दरवाजा दोनों ढह जाते हैं, जिस दुख के चलते सास ससुर की आंखें डबडबा जाती हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। अरे, दीवार भी टूट गई और चौखट दरवाजा दोनों उखड़ गया, अब क्या होगा?
मम्मी मम्मी देखो दीवार कितनी जोर से हिल रही है, मुझको डर लग रहा है। माँ जी पापा जी, हम सबको ये मकान जल्द से जल्द खाली करना पड़ेगा। ये बाकी तीनों दीवार भी बिल्कुल कमजोर है, घर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। चलिए सब लोग जल्दी से बाहर निकलिए। सबके बाहर निकलते ही एकदम से उनका कच्चा कमजोर मकान आंखों के सामने ढह जाता है। अब सब मूसलाधार आंधी बारिश में बिना छत के बरसात में भीग रहे थे। कितनी मुश्किलों से गरीबी में पेट काट काट कर एक एक ईंट जोड़कर ये घर बनाया था। ऊपर वाले से ये भी नहीं देखा गया, छीन लिया ये सारा। अरे संभालो खुद को जानकी। तभी एकदम से सरकारी अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक जरूरी सूचना। इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर में ये कच्चा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली करके अपनी जान बचाइए। तभी एकदम से तेजी में बाढ़ का पानी पूरे इलाके में भर जाता है। सब लोग अपने सामान समेत उस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। वहीं गरीब ससुराल वाले भी सोच में पड़े वहाँ खड़े थे। ये सब लोग तो अपने रिश्तेदार परिवार के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार परिवार भी नहीं है जो हमको एक दिन के लिए भी सहारा दे सके। माँ जी, अभी के लिए इस खतरे भरी जगह से निकलते हैं। किसी को नहीं पता था कि जाना कहाँ था। बारिश में दर दर भटकते हुए सब रोड पर चल रहे थे, जहाँ घुटनों तक बाढ़ का पानी था। तभी रामदास को नुकीले पत्थर से जोर की ठेस लगती है और खून निकलने लगता है। अरे मेरा पैर। अरे अरे तू भी बड़ा निर्दयी है भगवान। खुद तो अपने घर में बैठा है और हम गरीबों को दर दर की ठोकर खिलवा रहा है। हच्चू हच्चू। मुझको डर लग रही है, घर कब आएगा? जेठानी जी, बारिश का पानी बर्फ जितना ठंडा है, मुझे भी ठंड सी चढ़ रही है। हाय। बारिश में भीगने से सबकी हालत बिगड़ती देख सुनीता को अब उस घने जंगल का ही एकमात्र सहारा दिखता है। माँ जी, अब ना तो हमारे सर पर छत बची है, ना पैसे हैं कि किराए का घर ले लें, इसीलिए सब उस घने जंगल में चलते हैं। पर सुनीता, इस घने जंगल में रहना काफी जोखिम भरा है। मैं और ललित वहीं से लकड़ी काटकर फैक्ट्री में लेकर जाते थे। वहाँ काफी गहरी गुफाएं हैं, मैंने देखा है। भैया, हमें कौन सा उन गुफाओं में बसावट करनी है? किसी पेड़ के नीचे बसेरा लगा लेंगे। जैसे ही थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे और कमरा मिल जाएगा तो वहाँ से निकल जाएंगे। कुछ ही देर में सब उस घने जंगल में आ जाते हैं, जहाँ खरगोश नरम नरम घास खा रहे होते हैं। मुन्नी बिट्टू, देखो कितना सुंदर खरगोश है। अब देखो मैं इस खरगोश को पकड़ कर दिखाता हूँ। बिट्टू खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी खरगोश एक गुफा के अंदर चला जाता है। बिट्टू भी गुफा के अंदर घुस जाता है। बच के कहाँ जाएगा बच्चू, मैं तो तुझको पकड़ ही लूंगा। हे भगवान, ये लड़का भी बहुत नटखट हो गया है। हाजी, जल्दी से गुफा से बाहर लेकर आओ, कहीं कोई जंगली जानवर ना हो। तभी गुफा के अंदर से एक जंगली चींटी बिट्टू को काट लेती है और वो छटपटाते हुए बाहर आता है। आई मम्मी, आई मम्मी। बिट्टू, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझको? मम्मी, मुझको किसी चीज ने काट लिया गुफा के अंदर, दर्द हो रहा है। क्या जरूरत थी खरगोश के पीछे भागकर गुफा में जाने की? पता नहीं किसने काटा है। सुनीता बहू, तो ऐसे घबराएगी तो बिट्टू भी डर जाएगा। ला मुझे देखने दे। तभी जानकी बिट्टू के पैर पर लाल निशान देखती है, जो कि चींटी के काटने का होता है। बहू, इसे चींटी ने काट लिया, थोड़ी देर में डंक उतर जाएगा। तभी सुनील गुफा से बाहर निकलकर उनके पास आता है। इस गुफा के अंदर तो रहने के लिए काफी ज्यादा जगह है, इतना कि हमारा पूरा परिवार गुफा में समा सकता है। हम गुफा के अंदर ही चलते हैं। वैसे भी इस घने जंगल में रात के वक्त खुले में रहना बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहेगा। देखते देखते पूरा ससुराल गुफा के अंदर आ जाता है, जो कि अंदर से चौरस था। भाभी, गुफा तो अंदर से कितनी ज्यादा ठंडक भरी है। सच में मुझे तो लगा था कि गुफा के अंदर मेरा मन घबराएगा, लेकिन ये कितना खुलासा है। बस सतह पर थोड़ी सूखी काई जमी से हम इसे साफ कर लेते हैं, पर बिना झाड़ू के साफ सुथरा कैसे करेंगे? तभी सुनीता को गुफा के पत्थरों के बीच में ऊंची ऊंची घास पनपी दिखाई देती है, जो कि सूख कर पीली पड़ चुकी थी। इस सूखे पुलों से बात बन जाएगी, मैं साफ कर देती हूँ। ठीक है, तब तक हम कुछ लकड़ी लेकर आते हैं। गुफा के बाहर मशाल जलानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। सुनील बेटा, कुछ फल मिल जाए तो लेते आना, भूख सी भी लग रही है। माँ, इस जंगल में इतनी सारी नीलगाय हैं, अगर फल लगे भी होंगे तो वो चर गई होंगी। जेठ जी, आप लकड़ी ले आइए, फल चुनकर मैं ले आती हूँ। हमने देखा है फल के पेड़।
तब कविता रेवा गुफा से बाहर फल चुनने आती हैं और उसी आम के पेड़ के पास आती हैं जहां बरसात से काफी मीठे रसीले आम पेड़ से चू कर गिरे थे और वहीं एक कटीले झाड़ी से कुछ लाल लाल से फल भी टपक रहे थे। भाभी, ये आम तो बड़े रसीले मीठे हैं, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, पर ये जलेबी के आकार का लाल लाल क्या है? मुझे तो लालच आ रहा है, पर जंगली फल लगता है। रेवा जैसे उस फल को देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। कविता, ये कोई जंगली फल नहीं, जलेबी है। ये हरे वाले तो कच्चे कसैले से लगेंगे, मगर ये लाल वाले खाने में बहुत ही मीठे लगते हैं। ये लाल वाले चुन लो। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी आम और जलेबी फल को चुनने लगती हैं। तभी पास के मांद से सियार सोया देखकर कविता के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। भाभी, सियार, भागो। दोनों थोड़े ही फल बटोर कर भागते हुए गुफा के अंदर आती हैं, जहां दोनों भाई पत्थर घिसकर मशाल जला लेते हैं। ये जुगाड़ का काम कर गया। लग नहीं रहा था कि पत्थर में से चिंगारी निकलेगी, पर ये हो गया। गुफा में रोशनी देखकर तीनों बच्चे ताली बजाते हैं। ये हमारी गुफा वाले घर में भी लाइट आ गई। हाँ, पर अब हम इस गुफा के अंदर छुपन छुपाई नहीं खेल पाएंगे, हम बाहर किसी दूसरी गुफा में खेलेंगे, ठीक है? बच्चों की बातें सुनते ही सुनील उन्हें सख्ती से डांट लगाता है। बच्चों, तुम तीनों को ऐसे किसी भी गुफा में नहीं जाना। पर क्यों? हम तो बस खाली खेलने के लिए जाएंगे। बच्चों, क्योंकि गुफा के अंदर बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं, अगर तुम गुफा के अंदर जाओगे तो वो तुम्हें खा जाएंगे। कविता की बात सुनकर तीनों बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब दोनों बहू गुफा को साफ सुथरा कर देती हैं और सब ताजे मीठे फलों का स्वाद चखते हैं। आहा, ये आम तो बिल्कुल अमृत जितने मीठे और रसीले हैं। सालों के बाद इतने स्वादिष्ट आम खाए हैं। माँ जी, एक बारी जलेबी फल खाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट है। किसी तरह सब फलों से पेट भरकर गुफा में बैठे बैठे झपकी लगा लेते। जैसे ही आधी रात गुजरती है तो कुछ जंगली जीव जंतु गुफा के बाहर झुंड बना लेते हैं और दहाड़ने लगते हैं, जिसे देख सब कच्ची नींद से जग जाते हैं। लगता है गुफा के बाहर जंगली जीव जंतु ने डेरा जमा लिया है। बस किसी तरह जल्दी से सुबह हो जाए। सभी के चेहरे पर बड़ा खौफ देखा जा सकता था। अगली सुबह दोनों के पति पत्थरों को पैना करके जंगली जीव जंतु से सुरक्षा के लिए हथियार बनाते हैं। वहीं दोनों बहुएं मिट्टी का चूल्हा लगाती हैं। सास ननद पेड़ के पत्ते से पत्तल वगैरह बनाती हैं। तब दोनों बहू पकाने के लिए जंगल से कुछ कच्ची सब्जियां तोड़ कर लाती हैं, जैसे कि जंगली कुंदरू और धान की बालियां वगैरह। वहीं खाना पकाने के लिए कुछ मिट्टी के बर्तन भी तैयार करती हैं। वैसे जेठानी जी, इस जंगल में ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा खाते हुए खाना बनाने का मजा अलग है। सही कहा देवरानी जी, वरना हमारा कच्चा मकान तो गर्मी में आग फेंकता था। यहाँ सुकून तो है, और रात को कितनी मीठी नींद आई गुफा में। दोनों बातचीत करते हुए गुफा के बाहर ही चूल्हा डालकर खुले में खाना बना रही होती हैं। तभी एक जंगली सांड आ जाता है। रेवा, बचकर देखो, सांड! इस बार रेवा बिना खौफ खाए चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर सांड के आगे कर देती है, जिससे वो दूसरी दिशा में भाग जाता है। क्या बात है देवरानी जी, 2 दिन में ही तुम इस जंगल के रहन सहन में ढल गई। जेठानी जी, जब इस गुफा में बसावट कर ली तो इन जंगली जीव जंतुओं से क्या डरना। ऐसे ही समय गुजरता है। बारिश के मौसम में गरीब ससुराल वाले गुफा के अंदर ही बसेरा लगाकर गुजारा कर रहे थे। वहीं अक्सर उन्हें गुफा में जहरीले कीड़े मकोड़ों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे जान का खतरा लगा रहता। दोनों के पति जंगल से लकड़ी काटकर बाजारों में कुर्सी टेबल सामान बनाकर बेचते हैं, जिससे अब वह अपने परिवार का खर्चा निकालने लगते हैं और पैसे जोड़ना चालू करते हैं। वहीं बहुएं अपनी गुफा के बाहरी थोड़े से जमीन में साग सब्जी वगैरह रोप देती हैं, जो कि बरसात में जल्दी उग जाते हैं, जिससे वह अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। वहीं थोड़े ही दिनों में पैसे जोड़कर अब दोनों भाई किराए का घर ले लेते हैं, जिससे अब बारिश में उस गुफा के अंदर रहने से छुटकारा मिल जाता है। अब हमें इस गुफा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमने हम सब के लिए किराए का मकान देख लिया है और एडवांस भी दे दिया है। आप सब सामान बांध लीजिए। ये अब हम अपने घर में जाएंगे, नए घर में मजा आएगा। बच्चों के साथ साथ गरीब ससुराल वाले भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब पूरा परिवार गुफा के बसेरे को छोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं।